फ्रेंड्स, आज हम लोग अकाउंट्स की फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सिंपल भी है और इसी चैप्टर के साथ हमारा पूरा पार्टनरशिप का कंसेप्ट भी पूरा हो जाएगा और साथ साथ पूरी बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद 2 बुक बचेगी। दूसरी बुक में तो बहुत कुछ डिलीट हो ही गया है, मेजरली अब आपके पास बस 3rd बुक और बची है। ठीक है, मैं बहुत स्लोली चलाऊँ जिससे कि आप लोगों को एक एक कंसेप्ट समझ में आए। ये चीज़ें कंप्लीट करने में तो 15 दिन लगेंगे। 15 दिन में हम लोग 3 बुक कंप्लीट कर सकते हैं, 5-5 दिन में 1 बुक। ठीक है, लेकिन समझ में भी आना चाहिए। अगर 1 साल दिया हुआ इस चीज़ की प्रिपरेशन के लिए, तो फिर हमें भी उस हिसाब से ही करना चाहिए। कोई भी ऐसी जल्दीबाजी कर करके कि बस किसी तरीके से निपटा के ख़त्म कर दो, तो वो ऐसा मैं कभी ना आज तक कभी करा ना कभी करूँगा। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा लास्ट चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन का मतलब होता है डिसकंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप का बिजनेस। ठीक है, जो बिजनेस था पार्टनरशिप का वो डिसकंटिन्यू हो रहा है। रीजन क्या हो सकते हैं डिसकंटिन्यू होने के? बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है वो एक फिक्स टर्म के लिए ही बनाई गई थी, डीड में लिखा था कि हम लोग अपनी फर्म को 20 साल के लिए चलाएंगे, वो 20 साल पूरे हो गए। किसी पर्पस के लिए बनाई गई थी, वो पर्पस पूरा हो गया। जैसे गवर्नमेंट ने काम दिया था किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को कि आप यहाँ से लेकर दूसरी जगह तक का एक हाईवे बनाना है, उसके लिए पार्टनरशिप फर्म बनाई गई थी। वो काम पूरा हो गया, तो ऑब्वियसली अब इसको फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कई बार और भी रीजन हो सकते हैं। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट भी डिसॉल्व करने के लिए आपको ऑर्डर दे सकता है अगर आपका बिजनेस इलीगल चल रहा है, बिजनेस गलत लग रहा है कोर्ट को, या फिर अभी तक लीगल था अब इलीगल हो गया। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग चलते हैं, बीच में कभी भी गवर्नमेंट आती है, कोई भी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में, वो कभी भी बैन कर दिया जाता है, कई बार फिर वो बैन को वापस ले लिया जाता है, तो ये चलता रहता है। ये है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के रीजंस। इससे पहले एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है? ये इंपॉर्टेंट है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें डिफरेंस क्या है? पहले वाले में तो डिसॉल्व हो रही है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब जो पुला पार्टनरशिप का मीनिंग क्या बताया था पहली क्लास में? पार्टनरशिप इज द रिलेशन अमंग पार्टनर्स। वो रिलेशन खत्म हो रहा है। तो जो रिलेशन खत्म हो रहा है पार्टनर्स के बीच में, वो तो आप पढ़ते ही आ रहे हो अभी तक। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पुराना रिलेशन खत्म नया रिलेशन शुरू। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, पुराना रिलेशन खत्म नया शुरू। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, पुराना खत्म नया शुरू। डेथ ऑफ अ पार्टनर, इसमें भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ही हो रहा है। तो अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े थे उसको क्या बोल सकते हैं? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन आज जो चैप्टर कर रहे हैं उसमें तो बिजनेस ही डिसकंटिन्यू हो रहा है, पार्टनरशिप नहीं, इसलिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है। ठीक है, तो इसका ये डिफरेंस होता है। इसमें डिसकंटिन्यू पूरी फर्म हो जाती है, वहां पे सिर्फ रिलेशन डिसकंटिन्यू होता है और नया रिलेशन शुरू हो जाता है। वहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके इंपॉर्टेंट लेजर्स कौन से होते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के 4 इंपॉर्टेंट लेजर्स हैं। ठीक है, कई बार पेपर में ये भी लिखा होता है, इंपॉर्टेंट बोले या नेसेसरी लेजर्स बोले, पेपर में ये भी लिखा हुआ मिला है कई बार कि प्रिपेयर नेसेसरी लेजर्स। तो वो नेसेसरी लेजर्स में हमें क्या बनाना है? उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से जब भी फर्म डिसॉल्व होती है तो जो पेमेंट करनी है उसकी एक सीक्वेंस बता रखी है कि इस सीक्वेंस में पेमेंट करनी है। कहीं ऐसा ना हो, देखो डिसॉल्व करने का एक मेजर रीज़न आपको भी पता है, हो सकता है लॉसेस चल रहे हो। अब लॉसेस चल रहे हो तो हो सकता है उन्होंने डिसाइड करा हो कि अब फर्म को बंद कर देते हैं। तो ऐसे में सबकी पेमेंट तो हो ही नहीं पाएगी, इतनी सारी लाइबिलिटीज़ होंगी। तो पेमेंट किसको पहले करें किसको बाद में करें? क्योंकि जिसको भी बाद में नंबर आएगा उसके टाइम पे फर्म ये कह देगी पैसा ही नहीं है, खत्म हो गया, क्योंकि वैसे ही फर्म लॉस में चल रही है, तो सबकी पेमेंट तो बन ही नहीं पाएगी। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ ना हो, लोगों के इंटरेस्ट में पार्टनरशिप एक्ट में ये लिखा हुआ है कि एक सीक्वेंस है जिसके अकॉर्डिंगली हमें पार्टनर्स को पेमेंट, मतलब फर्म पेमेंट करेगी। कैसे करेगी? सबसे पहले पेमेंट होगी आउटसाइडर्स को, फिर पेमेंट होगी पार्टनर के लोन की, फिर पेमेंट होगी पार्टनर के कैपिटल की। समझ में आया? आउटसाइडर्स,
पार्टनर्स लोन और पार्टनर्स कैपिटल, ये सारी चीज़ें होंगी। वैसे देखो इससे भी ऊपर एक चीज़ आती है रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस, बट रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को इतने मेजर नहीं होते। 1500-1500 रुपये के अगर एक्सपेंस हो भी गए या उससे ज़्यादा के भी हों तो वो तो सबसे पहले पे हो ही जाते हैं। मेन सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले आपको बाहर वालों का पैसा चुकाना है, फिर जब पैसा बच जाए तो पार्टनर ने जो लोन दे रखे हैं, पार्टनर लोन देता है, फंडामेंटल चैप्टर में बताया था। और पार्टनर के लोन के कितने फायदे हैं पता है? अगर डीड साइलेंट हो तब भी, ये आपको वाइवा में पूछा जा सकता है, क्योंकि दो चैप्टर कंबाइन करके, चलो शायद क्वेश्चन तो ना आए बट वाइवा में मैम तो पूछ सकती है कि पार्टनर ने जो लोन दिया हुआ है फर्म को, उसको शुरू से आखिरी तक आपको क्या फायदे दिखाई दिए। तो आप ये कह सकते हो, पहला फायदा तो आपको ये दिखाई दिया कि डीड साइलेंट हो तब भी उसको इंटरेस्ट तो मिलेगा 6% पर एनम का। दूसरा फायदा ये है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है, ये यूज ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता। मतलब ये मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फर्म प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, चाहे जो मर्जी हो, फर्म को उसको मिलेगा। तीसरा बेनिफिट आज देखने को मिला आपको, आउटसाइडर के बाद पहले नंबर पार्टनर के लोन का आता है, बाद में पार्टनर की कैपिटल का आता है। ठीक है, ये सीक्वेंस है। अब नेसेसरी लेजर्स क्या होते हैं? पहला है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, या फिर बोले तो कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश एंड बैंक अकाउंट, मतलब सीक्वेंस में ही बन रहा है। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट एक कंट्रोल पर्पस के लिए अकाउंट बनाया जा रहा है। किस चीज़ का कंट्रोल रखने के लिए? जितनी भी हमारे यहाँ असेट्स है और जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटी है उसको एक जगह पे इकट्ठा कर दो। एक लिस्ट बन रही है, ये हमारे पास असेट्स हैं और इनका पैसा चुकाना है। असेट्स बिकती जाएंगी, आउटसाइडर को पेमेंट होती जाएगी, क्योंकि अभी तो आउटसाइडर ही, रियलाइजेशन अकाउंट में तो सिर्फ आउटसाइडर को पेमेंट हो रही है। ठीक है, पार्टनर के लोन की पार्टनर के लोन के अकाउंट में करेंगे, लेजर में करेंगे, और पार्टनर की कैपिटल की उसके लेजर में करेंगे। तो कुछ मिक्स नहीं हो रहा आपस में, सब अलग अलग है। रियलाइजेशन अकाउंट में आउटसाइडर्स की पेमेंट की जाती है, पहले असेट्स बेचो और आउटसाइडर की पेमेंट करते रहो, ये अकाउंट होता है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आ गया आप लोगों को? शुरू करते हैं, सीक्वेंस क्या होती है। पहला स्टेप क्या होगा रियलाइजेशन में? सबसे पहला स्टेप होगा, जितनी भी आपके यहाँ असेट्स है उन सबको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, अब इसके लिए आपको वही, ये तो जब तक जीवन में आप लोग अकाउंट्स पढ़ोगे तब तक अकाउंटिंग रूल्स तो याद रखने चाहिए। असेट और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट और घटेंगे तो क्रेडिट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले सारी असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि पेमेंट तो तब कर पाएंगे जब पैसा होगा। पैसा कहाँ से आएगा? असेट्स बेचकर। सबसे पहला काम क्या है? सारी असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। क्या जर्नल एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। देखो, असेट्स ऑलरेडी किस बैलेंस पर होते हैं? डेबिट बैलेंस। जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएंगे? असेट्स क्रेडिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। समझ में आ गया? कौन कौन सी असेट्स ट्रांसफर नहीं करनी? देखो, जब भी आप क्वेश्चंस करोगे एक डाउट आता है, क्या ये असेट ट्रांसफर होगी या नहीं होगी रियलाइजेशन में। मैं बार बार यही सबको कहता हूं कि आप उल्टा याद रखो, ये ट्रांसफर नहीं होगी। इसके अलावा आंख बंद करके सारी चीजें आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करनी है। कौन कौन सी ट्रांसफर नहीं होगी? कैश एंड बैंक अकाउंट ट्रांसफर नहीं होगा, अक्यूमुलेटेड लॉसेस ट्रांसफर नहीं होंगे। ये तो मेन है। कैश ऑन बैंक क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहे? कैश कोई बिकेगा थोड़ी ना, कैश तो जितना है उतना ही रहेगा, कैश ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या बताया? अक्यूमुलेटेड लॉसेस। अक्यूमुलेटेड लॉसेस कोई बाजार में बिकेंगे? अक्यूमुलेटेड लॉसेस तो पार्टनर्स में चार्ज होते हैं, तो इस वजह से इसको भी ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है ना। अक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होता है? एग्जाम्पल अक्यूमुलेटेड लॉस का P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये कुछ भी ट्रांसफर नहीं करना। तीसरा, जो शायद ही आपको देखने को मिले क्वेश्चन में बट हो तो सकता है, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। सबसे पहले डाउट यही आ रहा होगा, पार्टनर्स कैपिटल करंट तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में होता है बट कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, 3 पार्टनर है, ए और बी का तो लायबिलिटी में बट सी का असेट में दे रखा है। तो अगर ऐसा दे रखा है तो वो भी ट्रांसफर नहीं होगा रियलाइजेशन में। ठीक है, तो क्या क्या ट्रांसफर नहीं हुआ? कैश एंड बैंक, अक्यूमुलेटेड लॉसेस और पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। ठीक है, पहला स्टेप समझ में आया।
ट्रांसफर ऑल द असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। नेक्स्ट होता है लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या चल रहा था, क्रेडिट। अब ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म कर देंगे तो डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कौन कौन सी ट्रांसफर नहीं करनी, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट। ठीक है, सबके पीछे लॉजिक है, रीजन है, कुछ भी रटने की चीज नहीं है। पार्टनर्स लोन क्यों नहीं ट्रांसफर हो रहा, पार्टनर्स कैपिटल क्यों नहीं ट्रांसफर हो रहा और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्यों नहीं ट्रांसफर हो रहा। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किसी को पे तो करना नहीं है, हम तो लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर रहे हैं ना कि इनकी पेमेंट करनी है। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कोई लाइबिलिटी थोड़ी ना है, ये तो पार्टनर्स में बंटने वाली चीज है, तो बांट देंगे, तो इसको ट्रांसफर मत करो। पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स लोन क्यों नहीं ट्रांसफर करना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ध्यान करो, उसने क्या कहा है, सबसे पहले आउटसाइडर को पेमेंट करो फिर बात की सोचना। तो पहले इनको ट्रांसफर कर दें, किनको, सिर्फ आउटसाइडर को, पैसा बचेगा तब बात की बात देखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स लोन को गलती से अगर रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया तो आपने इसका मतलब इलीगल काम कर दिया। एक्ट तो मना कर रहा है कि आउटसाइडर को या पार्टनर के लोन को बाद में पे करना है, और हम आउटसाइडर के साथ ही लाइन में लगा रहे हैं उसको, तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आया। तो दूसरा स्टेप क्या होता है, ट्रांसफर ऑल द लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है असेट्स को रियलाइज करने का। अब अगला स्टेप क्या है, असेट्स रियलाइज होंगी, बिकेंगी। असेट्स ट्रांसफर कर दी, लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी, अब असेट्स को बेच दो, बिकेगी तो पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, अब ध्यान से देखना, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट 11th में अगर किसी से पूछोगे कि असेट बेची क्या एंट्री होगी तो वो यही कहेगा, कैश डेबिट टू असेट अकाउंट, और इस चैप्टर से पहले शायद आप भी यही कहते। लेकिन आप सारी असेट्स को कहाँ ट्रांसफर कर चुके हो, रियलाइजेशन में, तो असेट्स का बैलेंस तो कुछ बचा ही नहीं। असेट्स का पहले बैलेंस डेबिट था, सारा ट्रांसफर कर दिया हमने रियलाइजेशन में, तो असेट्स तो जीरो हो गए। सब कुछ कहाँ पड़ा है, रियलाइजेशन में, तो पैसा भी कहाँ आएगा, रियलाइजेशन में। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पैसे, देखो सिंपल सी बात है, पैसा आ रहा है तो कैश डेबिट होगा, टू में रियलाइजेशन। कई बार इसमें बीच में क्या हो सकता है, कोई पार्टनर को असेट पसंद आ जाए, वो कहीं इसको बेच क्यों रहे हो, मैं इसके बाद अपना एक बिजनेस खोलूंगा, उसमें मैं इसको इस्तेमाल कर लूंगा। हो सकता है उसका लैपटॉप हो, उसका कंप्यूटर, और भी कुछ भी असेट हो सकती है जो उसको पसंद आ जाए कि मैं रख लेता हूं, तो उसको फर्म को पैसा देना पड़ेगा, वो देगा फर्म को पैसे, इसका मतलब हम उसकी कैपिटल से पैसा काट लेंगे। समझ में आया। तो कैपिटल से पैसा काटेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आ गया। तो या तो कैश डेबिट टू रियलाइजेशन या पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, इनमें से दोनों में से एक एंट्री पास होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है, अब असेट्स बिक गई तो अब लाइबिलिटीज को पे करो। लाइबिलिटीज को पे करने की क्या एंट्री होगी, देखो पे करोगे तो पैसा जाएगा, टू कैश होगा, ऊपर क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। आपको रियलाइजेशन समझ में आ रहा है ना, क्यों आया, लाइबिलिटी क्यों नहीं आया, लाइबिलिटीज हैव ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो देयर इज नो बैलेंस इन लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी में तो कोई बैलेंस ही नहीं बचा, जितनी भी लाइबिलिटी थी हम सारी कहाँ ट्रांसफर, ये ना एक मास्टर अकाउंट कहा जाता है, कंट्रोल अकाउंट, इसमें सब कंट्रोल हो रहा है, सारी एसेट्स की लिस्ट आ गई, सारी लाइबिलिटीज की लिस्ट आ गई, यहीं से सबको पे करते रहो, यहीं से एसेट्स को बेचते रहो, अलग अलग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कितने अकाउंट बन जाते। ठीक है ना, तो इसलिए अब सारी लाइबिलिटीज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है। अब जब लाइबिलिटीज को पे करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर किसी पार्टनर ने अपने पैसे से पे कर दिया है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, उसकी कैपिटल बढ़ा दो क्योंकि उसने अपने पास से पे कर दिया। अब आप कहोगे वो क्यों पे करेगा, कई बार क्या होता है, ये दोनों चीज़ें चलती रहती है कि फर्म की चेकबुक है, उसकी अपनी पर्सनल भी है, उसके पास पैसा पड़ा है, या वो कहीं गया किसी क्रेडिटर के पास पेमेंट करने, तो उसकी जेब में पैसे, वो ये तो ना कहेगा मैं तो फर्म की कैश बुक ही नहीं लाया, चेकबुक ही नहीं लाया, मैं कैसे पेमेंट करूं, अपने आप से दे देगा फर्म, वो भी तो फर्म का ही पार्टनर है। तो इतना तो चलता है फर्म और पार्टनर के बीच में। ठीक है, इतनी अंडरस्टैंडिंग चलती है कि उसने पे कर भी दिया तो कोई बात नहीं, वो आकर बताएगा और फर्म उसको उतना ड्यू अमाउंट पे कर देगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया।
चारों चीजें एक बार रिवाइज कर ले। सबसे पहला काम, ट्रांसफर ऑल द असेट्स टू रियलाइजेशन। एंट्री बताइए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। दूसरा स्टेप, ट्रांसफर ऑल द लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। असेट्स को रियलाइज करो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, या अगर पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। रीपे करो लाइबिलिटीज को, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चारों स्टेप समझ में आ गए। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड असेट। कोई असेट अगर रिकॉर्ड होनी रह गई थी, वैसे ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई असेट बुक्स हमारे पास है बट हमने रिकॉर्ड नहीं किया? क्या ये अलाउड है कि असेट्स है भी लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। होता क्या है कि जैसे आप स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ते हो, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है कि 10 साल में इसको डेप्रिशिएट करना है। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तो उसने अपने फर्नीचर को 10 साल तक डेप्रिशिएट करा। अब उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर करके कितनी हो गई? 0। लेकिन वो असेट ढंग से बिल्कुल अभी भी अच्छे से चल रही है, तो क्या जबरदस्ती क्योंकि बुक्स में 0 हो गई तो वो फेंक दे, क्योंकि इसकी बुक्स में वैल्यू 0 हो गई? चल रही है तो चलाओ असेट को। वो तो हमने एक एस्टीमेट लगाया था कि 10 साल इसकी लाइफ है, लेकिन 10 साल से ज़्यादा चल गई वो, तो फेंकेंगे थोड़ी ना, चलाते रहेंगे। तो ऐसे केस में क्या है? अनरिकॉर्डेड असेट है, वो असेट बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं दिखाई दे रही होगी। अब अगर वो बिकती है, देखो अगर कोई असेट्स रिकॉर्ड नहीं है तो अब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करने नहीं बैठ रहे कि पहले उसको रिकॉर्ड करें। अब तो असेट्स के लेजर बंद होने का टाइम है, खोलने का थोड़ी ना है, ठीक है ना। अब असेट्स के लेजर बंद हो चुके हैं, अब आपको असेट्स को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, सीधा कैश में रियलाइज करो। तो कैश अकाउंट डेबिट, सीधा मतलब उसको बेचो असेट को, ठीक है। देयर इज नो नीड टू रिकॉर्ड द असेट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स नाउ। क्यों? क्योंकि अब अकाउंट्स फाइनलाइज हो रहे हैं, फर्म बंद हो रही है, अब अकाउंट खोलने की का टाइम निकल गया। लेकिन असेट बिक गया अगर, तो बिक गया तो जो बिकने वाली एंट्री होती है वही कर लो, कैश अकाउंट डेबिट टू असेट। पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल टू कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मतलब जो आपने पढ़ी थी थर्ड पॉइंट में, रियलाइजेशन ऑफ असेट, वही सेम एंट्री हो जाएगी, कैश टू रियलाइजेशन या पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। समझ में आ गया ये पक्का? नेक्स्ट होता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। कोई लाइबिलिटी अगर रिकॉर्ड होनी रह गई, अब कोई जरूरत नहीं है उसको रिकॉर्ड करने की। लाइबिलिटी रिकॉर्ड होनी कैसे रह जाती है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है कुछ। कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? जिसका पता नहीं होता कि वो पे भी करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। देखो ये मैंने 11th में एक चैप्टर था प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, वहां बताया था प्रोविजंस और कंटिंजेंट लाइबिलिटी में क्या फर्क है। प्रोविजन में अमाउंट सर्टेन नहीं होता, कंटिंजेंट लाइबिलिटी में होगा या नहीं होगा यही अनसर्टेन होता है। प्रोविजन में ये तो पता है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये तो पता है नुकसान होगा, डूबेगा पैसा, लेकिन कितना डूबेगा ये नहीं पता, क्योंकि उसने पास्ट एक्सपीरियंस से देखा है एक आध डेटर ऐसा निकल ही जाता निकम्मा जो पेमेंट नहीं करता, सबके साथ है, ठीक है। इवन चाहे हम टीचिंग में ही कह लो या और किसी भी बिजनेस में कह लो, कुछ भी अगर होता है तो कोई सर्विस हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी चीज़ दे रहा है, जैसे अगर हम लोग सर्विस दे रहे हैं, इसमें भी होता है डाउटफुल डेट सबके साथ है, तो प्रोविजन बनता है। लेकिन यही नहीं पता कि पेमेंट करनी है या नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल हमारे अगेंस्ट किसी ने केस कर रखा है, 50,000 का केस किया हुआ है। क्यों केस करा हुआ है? हमने कोई एसेट बेची थी, वो उसकी खराब निकल गई, तो हमने कहा कि हमारी गारंटी नहीं है, आपने घर जाकर इसको यूज किया तो, ठीक है। अब उसने केस कर रखा है, अगर वो केस जीत गया तो हमें 50,000 रुपये देने होंगे, अगर नहीं जीता, वो हार गया, तो हमारे को 1 रुपये भी नहीं देना होगा। तो ये होती है कंटिंजेंट लायबिलिटी। इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता क्योंकि यही नहीं पता देना है या नहीं देना। लेकिन अब टाइम आ गया, अब तो फर्म बंद हो रही है, तो अब हम कोर्ट से कहेंगे कि इसको फास्ट ट्रैक प्रोसीडिंग करके ख़त्म करो। कोर्ट ने करा और हमारी पेमेंट अगर निकल गई तो इसको बोलेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हैज़ टू बी पेड नाउ, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड मत करो, सीधा पे करो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। पार्टनर ने पे करा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गई ये बातें? ये 6 पॉइंट्स हो गए आपके। 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 7 पॉइंट के हिसाब से
जब आप क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे होंगे तो आप चेक कर लेना। देखो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल तो उसमें क्या होगा, जैसे 5-6 लाइबिलिटी लिखी है, क्रेडिटर्स, बैंक का लोन, बिल्स पेबल, ये 3-4 लाइबिलिटी आपको लिखी हुई मिल गई। क्वेश्चन ने ये तो बता दिया क्रेडिटर को इतनी पेमेंट कर दो, बिल्स पेबल की इतनी पेमेंट कर दो, लेकिन बैंक लोन के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है कि बैंक लोन की कितनी पेमेंट करनी है। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम मान के चलेंगे कि लायबिलिटीज की पूरी पेमेंट करनी है और हम अपने आप कर देंगे, क्वेश्चन नहीं कह रहा तब भी, ठीक है। तो बैंक लोन के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो भी आप पूरी पेमेंट कर दो, कोई अपना 1 रुपया भी नहीं छोड़ता, तो बैंक लोन पूरा का पूरा कैसे छोड़ देगा बैंक वाले, ठीक है, कोई अपनी पेमेंट नहीं छोड़ेगा। इस वजह से बैंक लोन की हमारे को फुल पेमेंट करनी है। इसका मतलब आप चेक करना क्वेश्चन में कोई भी आउटसाइड लायबिलिटी हो, लायबिलिटी आउटसाइड होनी चाहिए। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, इसकी पेमेंट थोड़ी ना करोगे, तो जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटी है अगर इसमें से एक के बारे में भी क्वेश्चन साइलेंट है तो भी हम पूरी पेमेंट करेंगे। लेकिन अब आते हैं असेट्स पर। 5-6 असेट है, अगर मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह ऐसे ऐसे दे रखे हैं, इसमें से सबके बारे में क्वेश्चन ने बताया ये इतने में बिक गया, ये इतने में बिक गया, लेकिन इनमें से एक असेट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, फर्नीचर के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। तो क्या माने फर्नीचर उतने में बिक गया होगा? नहीं, असेट्स के बारे में ये ट्रीटमेंट नहीं करना, सिर्फ लायबिलिटीज का ये ट्रीटमेंट करना है। क्यों? असेट्स तो आपकी वैसे ही पुरानी है, ठीक है, बिल्कुल। देखो कितना लॉजिक के साथ चीजें बना रखी है, कुछ ये सब चीजें जिसने भी बनाई है कि असेट्स है, अब असेट्स तो वैसे ही पुरानी है, डेप्रिशिएटेड चीज है, तो हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है कि किसी को पसंद ही ना आई हो ये पुरानी असेट, क्यों लेके जाए हम आपकी, तो ये पॉसिबल है, तो आपको इग्नोर कर देना है, आप खुद मत बेच देना असेट को। लेकिन लायबिलिटी अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वो हमें पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? तो ये हमारा 7th पॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो 8th पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्काउंट अगर कोई देता है, हमारे को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में डिस्काउंट को इग्नोर करना होता है। डिस्काउंट क्या होता है? मतलब जैसे अगर एक क्रेडिटर था 10,000 रुपये का, उसको हम 8,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं फुल सेटलमेंट में, वो मान गया कि ठीक है आप 2,000 रुपये कम दे दो, आपका भी बुरा समय चल रहा है, तो अगर 2,000 रुपये हमने उसको कम पेमेंट कर दी, क्या इस डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? देखो 11th में तो कहते थे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और पार्टनरशिप के जो इससे पहले के चैप्टर थे उसमें भी आप ये जो फायदा होता था फिर रिवैल्यूएशन में लेके जाते थे कि 2,000 रुपये का फायदा हुआ है। लेकिन इस चैप्टर में डिस्काउंट को इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर कर रहे हैं हम? इसका भी रीजन है। शुरू से चलो क्रेडिटर में, क्रेडिटर 10,000 रुपये के, सबसे पहले क्रेडिटर को क्या किया होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा। क्या एंट्री की होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या आ गया? बाय क्रेडिटर्स ₹10,000, ये आ गया। अब क्रेडिटर को हमने 8,000 रुपये की पेमेंट करी, पेमेंट करने की एंट्री मैंने आपको बताई थी क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी पेमेंट करी? 8,000 रुपये। ये कर दो, कह रहा है डिस्काउंट को इग्नोर कर दो। यहां 10,000 रुपये लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे 8,000 लिख दिया, कितने का फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ 2,000 का, तो वो लास्ट में प्रॉफिट में निकल तो जाएगा। लास्ट में ना हम रियलाइजेशन जैसे रिवैल्यूएशन में करते हैं, लास्ट में प्रॉफिट निकालते हैं कि रियलाइजेशन का प्रॉफिट कितना आया, जैसे रिवैल्यूएशन का निकाला था। समझ में आया? तो अगर आप गलती से एंट्री कर दोगे तो मैच करता चला जाएगा। आपने क्रेडिटर में बाय, ये आपने रियलाइजेशन में बाय क्रेडिटर लिखा 10,000, अब डेबिट में लिख दिया टू कैश 8,000 रुपये, टू डिस्काउंट रिसीव 2,000 रुपये, तो ये तो मैच कर गया। और अगर मैच करेगा तो ऐसे तो पूरा पूरा अकाउंट मैच करता चला जाएगा और आपका कुछ भी डिफरेंस आएगा ही नहीं। जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट होता है ना, वो इन्हीं डिस्काउंट्स का टोटल होता है, इन्हीं डिस्काउंट्स का टोटल होता है कि किससे डिस्काउंट मिला, किसको डिस्काउंट दिया। अगर मेरा रियलाइजेशन का 50,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, इसका मतलब ही क्या है कि मैंने 50,000 रुपये तक लोगों से माफ करवा लिए, यही तो मतलब है। जब बिल्स पेबल की पेमेंट करी, बैंक लोन की पेमेंट करी, क्रेडिटर्स को पेमेंट करी, तो कुल मिलाकर इतने का हमारे को, और असेट्स बेचे तो कुल मिलाकर हमारे को इतने का फायदा हो गया, वो रियलाइजेशन का प्रॉफिट कहलाता है,
ठीक है, इस वजह से कहा जाता है कि डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली जब प्रॉफिट आ रहा होगा तो वो दिखेगा। बात समझ में आ गई? अब हम लोग आज में जितनी भी चीज़ें पढ़ी है क्लास में हमने, एक बार फिर से मैं पूरी सीक्वेंस में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, तो अभी भी अगर आपने नहीं सुना था ध्यान से तो ध्यान से सुन लेना। सबसे पहला काम क्या करना है, सारी एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। जर्नल एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। अगला, सारी लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर, अच्छा असेट्स को जब ट्रांसफर किया था रियलाइजेशन में, क्या क्या असेट्स ट्रांसफर नहीं होगी, कैश एंड बैंक, अक्यूमुलेटेड लॉसेस, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। अगला काम, सारी लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो। जर्नल एंट्री, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कौन कौन सी नहीं होगी, पार्टनर्स कैपिटल करंट, पार्टनर्स लोन, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तीसरा, असेट्स को रियलाइज करो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटीज को पे करो, रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। करंट कब होता है वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। पहला असेट्स बेची, असेट्स को ट्रांसफर करा रियलाइजेशन में, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करा रियलाइजेशन में, असेट्स को बेचा, लाइबिलिटीज को पे करा, लाइबिलिटीज को पे करने की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पार्टनर लेके जा रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? अगला, अनरिकॉर्डेड असेट, नो नीड टू रिकॉर्ड नाउ, सीधा पास करो रियलाइजेशन की एंट्री, कैश टू रियलाइजेशन या पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, नो नीड टू रिकॉर्ड नाउ, सीधा रीपे करो, रियलाइजेशन टू कैश या रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट है अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, ये पेमेंट के लिए किसी भी लाइबिलिटी की तो पूरी पेमेंट करनी है, असेट्स के लिए साइलेंट हो तो इग्नोर कर देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा डिस्काउंट के बारे में कि अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट दे रखा है तो डिस्काउंट आपको इग्नोर करना है, लास्ट में अपने आप वो डिस्काउंट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें हम लोगों ने आज की क्लास में कर ली, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में।